अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और उन सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली सारी कहानियाँ आप लोग तक बराबर से पहुँचती रहे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब करिए, सिर्फ सुनिए नहीं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट्स भी लिखिए। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। आज की कहानी का नाम है भंवर और इसकी लिखने वाली हैं आसिफ़ा ज़िया अहमद। ये एक लड़की की कहानी है जो बेबस है, बेयार और मददगार है, उसका कोई नहीं है आगे पीछे। और उसकी जो कहानी है उसके आसपास के लोगों के ही इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, घूम फिर कर वही लोग आ जाते हैं। तो बस यही कहानी है। तो शुरू करते हैं। ये क्या शरारत है, क्या कर रहे हो गुल? जुलेखा ज़ोर से चीखी। इस तरह चीखने पर 5 साला गुलजार उछल पड़ा और उसके हाथ से माचिस की तीलियां गिरकर बिखर गईं। जैसे ही जुलेखा ने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, वो उसके हाथों से फिसलता हुआ निकल भागा। जुलेखा ने जल्दी से अपनी शीरख्वार बच्ची को बाहों में भर लिया और ममता भरी नज़रों से देखते हुए उसकी पेशानी को चूमा और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोली, बिल्कुल हैवान है। वो तो अल्लाह ही ने खैर किया जो मैं अभी इसकी बात मुकम्मल होने नहीं पाई थी कि उसका शौहर खान कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में, हमें भी तो कुछ पता चले। जुलेखा के तेवर बता रहे थे कि उसके गुस्से की शिद्दत अभी कम नहीं हुई है। मुश्ताइल लहजे में शौहर की बात का जवाब देते हुए बोली, देखिए तो इस गुलजार को, अगर मैं बरवक्त ना आती तो पता नहीं क्या कर गुजरता। खान साहब ने हैरानी से पलकें झपकाईं और बोला, क्यों, क्या हुआ? जुलेखा ने माचिस की तीलियों की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराई और बोली, जरमा के गहवारे के करीब खड़े होकर माचिस बॉक्स से तीली निकालकर जला रहा था। अगर मैं सर पर ना पहुंचती, खान साहब ने कता कलामी करते हुए घुरा कर कहा, पता नहीं कौन सी मनहूस साथ थी जब इसे गोद लेने का ख्याल हमारे दिल में आया। अब तो ये हमारे लिए अजाब बनता जा रहा है। दिल तो ये चाहता है कि सलाबत खान से हाथ जोड़कर कहूँ कि अपना शैतान सिफत बच्चा हमारे घर से ले जाओ ताकि हम भी सुकून की सांस ले सकें। वैसे तो मैं तुम्हें तंबी कर रहा हूँ, गुड़िया को आइंदा कभी तन्हा मत छोड़ना, चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो। पसे पुश्त डालकर अपनी आँखें खुली रखना। जुलेखा ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया और बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी। साहिब खां और सलाबत खां दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन खान साहब ने सलाबत खां को कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। साहिब खान ने पढ़ लिख कर काफ़ी तगोदो के बाद सरकारी मुलाजिमत हासिल कर ली और फ़र्ज शनासी और दयानतदारी से काम करते हुए आज वो पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर फायज था। और यही वो अपने भाई के लिए भी चाहता था, लेकिन सलाबत खान ने उसे बुरी तरह मायूस किया। चंद जमातें पास करने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि वो अब आगे नहीं पढ़ेगा। हाँ, अलबत्ता कारोबार और बिज़नेस में उसे बहुत दिलचस्पी है, इसलिए अपना ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए उसे पैसा दिया जाए ताकि वो 2 से 4 कर सके। खान साहब ने शहर के महंगे तरीन कारोबारी इलाके में एक दुकान किराए पर लेकर रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस शुरू करवाकर दुकान सलाबत खां के हवाले कर दी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कोताही और गलती ये थी कि उसने न भाई पर नज़र रखी और न दुकान पर। चंद महीनों बाद ही नतीजा सामने था, सब खत्म हो गया था। उसके बाद उसने अपने उस भाई के लिए एक स्टेट एजेंट के पास बिठा दिया ताकि वो वहाँ काम सीख सके। वहाँ भी उसने पैसों में हेर फेर कर दी और वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। और वहाँ का जो नुकसान हुआ था, खान साहब ने उसको अपनी जेब से पूरा किया और उस बांके संजीले भाई को अपनी ज़मीनों ही पर खेती बाड़ी में लगा दिया। लेकिन वहाँ से भी सलाबत खां की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं मौसूल हुई। खेतों में काम करने वाली मजदूर लड़कियाँ उसके साये से भी घबराती थीं। साहब खां सर पकड़कर बैठ गया, दांत कचकचाकर सारा गुस्सा अपने आप पर उतारा कि मैं क्यों हार जाता हूँ। मैं अपने सरमाए को भी आग लगाता हूँ और जहनी इंतशार और जलन कुढ़न का अजाब भी मेरी झोली में ही आन गिरता है। इसलिए इस बार उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि घर बिठाकर इस नाकारों को 2 रोटियां खिलाना ज़्यादा आसान है। खोटा सिक्का है, कहीं चलेगा नहीं। सब्र का बड़ा सा घूंट लेकर उसने सलाबत खां को ज़मीनों पर से वापस बुला लिया। अब सलाबत खां था और उसकी आवारा गर्द दोस्त और अहबाब का जमघटा।
जब इससे ज़रा फरागत मिलती तो रावी ने आराम ही आराम लिखा था। घर का दूध मक्खन खा खा कर गोल मटोल हो गया था। वैसे भी वो ज़रा पस्ता कद था, जबकि साहब खां दरमियानी कद काट का मालिक था। सलाबत खान के सवाली दोस्त अब घर तक आने लगे थे और उसके दोस्तों की क्या औकात ये साहब खां को अच्छी तरह पता थी। इसलिए उसने फ़ौरन ही इन तमाम लफंगों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी, जो सलाबत खां को बुरी तरह खल गई। भाई साहब के सामने तो खौफ के मारे ज़ुबान नहीं खोली, लेकिन साहब खां की बीवी ज़ुलेखा के पास जाकर सारा गुबार निकाला। ज़ुलेखा कुछ देर तो इसकी बकवास सुनती रही, फिर सख्त लहजे में बोली, तुम बक चुके हो जितना तुम्हें बकना था। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब मैं सारी बातें तुम्हारे भाई के गोश गुजार दूंगी, फिर वो तुम्हारे लिए क्या कहते हैं तुम्हें कल बताऊंगी। सलाबत खां अपनी नशीस से उठ खड़ा हुआ और दबंग आवाज़ में बोला, भाभी, भाई से कह देना मैं कोई मामूली चीज़ नहीं हूँ। भले ही सौतेला हूँ, लेकिन हूँ तो इन्हीं का खून। सीधी तरह मुझे मेरा हक नहीं मिला तो उंगलियाँ टेढ़ी करना भी मुझे आती है। ज़ुलेखा ने खफीफ और इस्तेहाज़ा मुस्कुराहट के साथ कहा, उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है सलाबत खां, तुम तो मुकम्मल टेढ़े हो, सरापा टेढ़े। भावच के तंज पर वो चिरागपा हो गया और भुन्ना कर करीब रखी हुई तिपाई को लात मारा और चलता बना। तिपाई पर रखा हुआ शीशे का गिलास गिरकर एक छन्ना के साथ चकनाचूर हो गया। बेसाख्ता ज़ुलेखा की ज़ुबान से निकला जानवर। जाते जाते सलाबत खान पलटा और खुशमगी और गसीली निगाहों से ज़ुलेखा को देखा और पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गया। रात में जब साहब खां सोने के लिए लेटा तो ज़ुलेखा ने बातों बातों में अपने और सलाबत खां के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तस्करा छेड़ दिया। आज आपके भाई ने अपने हिस्से की डिमांड की है और ये भी कहा है कि मोहल्ले में रहने वाली छीमा मीरासन की बेटी इसे बहुत पसंद है, उससे उसकी शादी कर दी जाए और जायदाद में जो भी उसका कानूनन और शरअन हक बनता है उसे देकर इलाहदा कर दिया जाए। ज़ुलेखा की ज़ुबानी ये बात सुनते ही साहब खां को बरकी झटका लगा। कहाँ तो उन पर गुनूदगी तारी थी और कहाँ एक ही झटके में नींद भाग गई। फ़ौरन उठकर बैठ गया और ज़ुलेखा की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। शदीद गुस्से की वजह से वो हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, हक मांग रहा है नालायक, हिस्सा मांग रहा है, जैसे बड़ी खून पसीने की कमाई से जोड़ा है उसे। ज़ुलेखा ने फ़ौरन शौहर को एक गिलास पानी पिलाया और उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की और ठहरे हुए लहजे में बोली, आपके वालिद की जायदाद में उसका हक तो बनता है ना, वही मांग रहा है, वो देकर दिफा करे उसे और जिस लड़की से शादी करना चाहता है करा दे। इस बार खान साहब से बर्दाश्त न हुआ और वो तनतना कर खड़ा हो गया। आसाबी तनाव की वजह से उसकी पेशानी की रगें फूल गई थी और जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। एक लम्हे के लिए ज़ुलेखा भी उसकी हालत देखकर घबरा गई। उसने ज़बरदस्ती शौहर को बेड पर लिटाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियों से कंघा करने लगी। चंद लम्हों के बाद साहब खान ने आंखें खोली और सरसराती हुई आवाज़ में बोला, ज़ुलेखा, इस आवारा और निकम्मे ने आज अपना हिस्सा मांगकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि हम दोनों तो बे औलाद मियाँ बीवी हैं। आज मरे कल को दूसरा दिन। अपना सब कुछ सब सलाबत के नाम कर जाऊंगा और किसी अच्छे ख़ानदान की नेक और शरीफ लड़की को मुंतखब करके उसकी शादी करके हम अपने अरमान निकालेंगे और जब ये साहिब औलाद हो जाएगा तो हम उसकी औलाद को गोद में खिलाएंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हवस और लालच इसे ले डूबी। मेरे बाबा का क्या था, फ़कत चंद एकड़ ज़मीन। ये जिस घर में हम बैठे हैं ये भी किराए का था। बाद में मैंने अपनी कमाई से मालिक के मकान से बात करके इसे ख़रीदा और ठीक ठाक पैसा खर्च करके इसका ढांचा भी बदल दिया, वरना बाबा के ज़माने में ये शिकस्ता और साल खुर्दा झोंपड़ा नुमा मकान था। मैंने इसकी तामीर में लाखों रुपए खर्च किए, ये तब जाकर करोड़ों का बना है। खेत बागीचे भी मैंने अपनी मेहनत से ख़रीदे हैं। मैंने मेहनत की और अल्लाह ने हन बरसाया। इस हड हराम ने कभी ना मेहनत की ना मुशक्क़त। तरने वाला हमेशा निगला है और निगलना चाह रहा है और जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका ख़ानदान और किरदार मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर इस बदबख्त से हमारी नस्ल बढ़ी तो क्या हमारा शुमार शुरफा में होगा? जवाब दो मुझे। वो जवाब तलब नज़रों से बीवी की तरफ देखने लगा। ज़ुलेखा टकटकी लगाए परेशान कुन नज़रों से शौहर को तके जा रही थी।
शौहर की बातों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। एक तवील तवक्कुफ़ के बाद साहब खां फिर बोला, ज़ुलेखा, फ़ैसले करने वाली ज़ात रब की है, लेकिन उसने अक्ल देकर कुछ इख्तियारात हम इंसानों को भी दिए हैं। आज मेरा अज़्म है कि अगर मेरे मालिक ने हम दोनों के नसीब में औलाद की खुशी लिखी है और वो हमें नवाज दिया तो ये सब मेरी औलाद के नाम लिख कर जाऊँगा, वरना फिर किसी फलाही अदारे के हवाले कर दूँगा। और जो बाबा ने छोड़ा है ना, उसमें से मैं एक छटांग भी नहीं लूँगा। सब उस हराम को देकर उसका हिसाब बेबाक कर दूँगा। देखता हूँ कितने दिन अल्ले तल्ले करता है। इस मीरासन के घर रिश्ता लेकर ना मैं जाऊँगा और ना तुम्हें जाने दूँगा। उससे कहना तुझे शादी करना है तो शादी तू कर ले, ना हम तेरी शादी में शरीक होंगे और ना तेरी बीवी यहाँ कदम रखेगी। तो तू उसे उस घर में ही रखना जो तेरे हिस्से में आता है। बोलते बोलते साहब खां की सांस फूलने लगी। ज़ुलेखा ने उसे पानी दिया जो उसने एक ही सांस में चढ़ा लिया और इशारे से फिर दूसरा गिलास मांगा। इसी तरह 2 गिलास पानी की पीने के बाद उसकी सांसें एतदाल पर आई तो तकिया खींचकर सोने के लिए लेटा और फ़ौरन ही आंखें मूंद ली। लेकिन गहरे दुख और तकलीफ़ ने इसकी चेहरे को बिगाड़ दिया था और बज़ाहिर वो सो रहा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। ज़ुलेखा ने उसे लिहाफ उड़ाया और ख़ुद भी लेट गई और ख़ुद उसकी आंखों में भी परेशानी और तफक्कुरात की परछाइयाँ लरज़ रही थी। साहब खान ने दूसरे ही दिन जायदाद के बंटवारे की कार्रवाई एक काबिल और तजुर्बाकार वकील की मौजूदगी में मुकम्मल की। साहब खान ने जो कहा था उस पर पूरा अमल किया। बाप की जायदाद में से पूरी ईमानदारी के साथ मुनसिफाना और मुसावियाना तरीके से सलाबत खां को हिस्सा दिया, लेकिन अपनी खून पसीने की कमाई में से एक पैसा भी उसे नहीं दिया। सलाबत खां जल भूनकर कबाब हो गया, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए खामोश रहा। भागते भूत ने लंगोटी ही पर आमन्ना और सद्दकना कहा। जल्द ही छीमा की बेटी शबरातन से शादी भी रचा ली। शादी में उसी तरह के उसके 4 दोस्त शरीक थे। बाजे गाजे धूम धड़के के साथ शादी अंजाम पाई, इसलिए पैसे का इखराज भी बहुत तेज़ी से हुआ। आंखें जब खुली जब मतलबी यारों ने हरी झंडी दिखाई और छीमा और शबरातन भी बात बात पर आंखें दिखाने लगी। उस सख्त वक्त में भाई भावज बेतहाशा याद आए। कई मर्तबा बीवी के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जब शुभरातन पहली बार उम्मीद से हुई तो सलाबत ने इंतहाई खुफिया अंदाज में मोहल्ले की एक औरत से भावज के कानों तक ये खुशखबरी पहुंचाई। ज़ुलेखा का दिल खुशी से झूम उठा। उसके ख़ानदान की कुल बेल जो इसके ज़रिए हरी नहीं हो सकी थी, खुदा ने शुभरातन के ज़रिए उस ख़ानदान को बाआवर किया था। फ़ौरन शुक्राना बजा लाई। साहब खां से देवर के घर जाने की इजाज़त तलब की। साहब खां शेर की तरह दहाड़ा और फिर ठोस और हतमी लहजे में बोला, ज़ुलेखा, तुझे पता है ना, मेरी ज़ुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी जो होता है वो पत्थर की लकीर होता है। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। फिर तूने मुझसे इजाज़त मांगने की हिम्मत किस तरह की? ज़ुलेखा बेद मजनू की तरह लरसने लगी और फिर उसके बाद उसने अपने होंठ सी लिए। हत्ता कि उस वक्त भी अपने होंठ को जंबिश नहीं दी जब सलाबत खां के घर से मिठाई के साथ बेटे की पैदाइश की खबर आई। अपनी नशिस्त पर बैठा खान साहब कुछ लम्हों तक तो इस डब्बे को घूरता रहा, फिर उठा, डब्बा खोला और मिठाई का एक पीस उठाकर बीवी के मुंह के करीब लाया। ज़ुलेखा की आंखें इस्तेजाब और शदीद हैरानी की वजह से हल्कों से बाहर निकल आई। ज़ुबान गुम होकर रह गई। उसे हैरत थी कि ये अनहोनी कैसे हुई, ये पत्थर अचानक नर्म कैसे हो गया। इसकी हालत देखकर साहब खां बेसाख्ता हंस पड़ा और बोला, ज़ुलेखा, क्या तुम मुझे इतना कठोर और संगदिल समझती है कि मैं खुशी के मौके पर भी खुशी न मनाऊं? अरे आज तो मैं जश्न मनाऊंगा, चिरागा करूंगा। आज हमारी नस्ल की बढ़ोतरी हुई है। चल जल्दी से तैयार हो जा। बच्चे के लिए क्या क्या साजो सामान लेना है, क्या ताम झाम करना है, फ़ौरन कर ले। मुझे भी तो उसे अपने गोद में लेकर दिल भरकर प्यार करना है और अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाना है। ज़ुलेखा पर शादी मर्द की सी कैफियत तारी हो गई थी। बदिक्कत तमाम अपने आप को संभाला और थरथराती आवाज़ में बोली, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये आप बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। साहब खान ने फिर एक कहकहा लगाया और पुरजोश आवाज़ में बोला, कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक ठोस हकीकत है कि हमारे ख़ानदान को खुदा ने वारिस से नवाजा है। चल चल,
चल करके उसको देख कर आते हैं। जुलेखा ने तैयारी में 1 मिनट की भी ताख़ीर नहीं की। दर्जनों के हिसाब से बच्चे के कपड़े, खिलौने, नरम गरम बिस्तर, कीमती तोहफे लेकर सलाबत खां के दरवाजे पर पहुंच गए। भाई भाभी को देखकर सलाबत खां संगीभूत बन गया। शबरातन भी हैरान और परेशान सरासीमा वहशी हिरनी की तरह दीदे घुमा घुमा कर जेठ और जेठानी को देख रही थी। दोनों मियाँ बीवी औलाद के तरसे हुए थे। बच्चे को गोद में लेते ही अपने खून की खुशबू आई तो बेकरार होकर उसके अनगिनत बोसे ले डाले। दोनों आज बहुत खुश थे। दोनों ने बच्चों के लिए वक्तन फ़ौक्तन तोहफे और या फिर नकद रकम भिजवाने शुरू कर दिए, लेकिन वो पैसा बच्चे पर शाज़ और नादिर ही खर्च होता। जैसे ही रकम का लिफाफा वहाँ पर पहुँचता, शुभरातन अपनी ज़रूरत गिनवाना शुरू कर देती। बजाते खुद सलाबत खां का दिल चाहता कि अंग्रेज़ी शराब पिए अरसा गुज़र गया, चलो आज मुंह का मज़ा ही बदल लेते हैं। शुभरातन की माँ छीमा अपनी चिपड़ी आँखों से दामाद को घूरती और अपनी छालियाँ तंबाकू और पान का अराग अलापती और अपने उन बीते हुए दिनों को याद करती जब सलाबत खान ने उसकी बेटी से शादी नहीं की थी और बेटी के इर्द गिर्द उसके चाहने वालों का जमघटा लगा हुआ होता था। सब्ज़ और सुर्ख नोटों की बारिश होती थी। अब तो इसके घर का ये हाल था कि साहब खां की जानिब से अरसाल करदा रकम आ गई तो घी घना, वरना मुट्ठी भर चना, या कभी तो वो भी मना। आज रात भी तीनों फाका कशी की हालत में अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए करवटें बदल रहे थे। भूख की वजह से नींद आँखों से कोसों दूर थी। महान सलाबत खां अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसकी आंखें उस वक्त चीते की आंखों की मानिंद चमक रही थी। बराबर लेटी हुई शुभरातन का शाना पकड़कर हिलाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने होठों पर ज़बान फेरी और सरगोशियाना अंदाज में बोला, शुभरातन बड़ी धांसू किस्म की तरकीब दिमाग में आई है। ये समझ के अपने सारे दलीदर दूर हो जाएंगे और फिर हम भी सुख की बांसुरी बजाएंगे। शुभरातन ने उसकी बात पर इस तरह बुरा सा मुंह बनाया जैसे कड़वी कसली दवा निगल ली हो। बादल नाख्वास्ता उठकर बैठी और बेजार कुन लहजे में बोली, सलाबत खां, तेरे सारे मंसूबे शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं। चल आंखें मूंद कर पड़ जा और कल को कहीं मजदूरी या कुलीगिरी करना, लेकिन हर हाल में घर में कल चूल्हा जलना चाहिए, वरना मैं और मेरी माँ इस बच्चे को लेकर उड़नछू हो जाएंगे। सलाबत खां ने मसनूई खांसी खांसते हुए तुर्श लहजे में कहा, तेरी मुसलसल बग से दिमाग में आए हुए सारे प्लान तितर बितर हो जाते हैं। अरे भाग भरी, मैं ये कह रहा था कि हमारा ये बच्चा कितना बड़ा बख्तावर, बड़ा नसीबों वाला है। इसे मोहरा बनाकर हम भाई और भाभी से बहुत कुछ खींच सकते हैं। ये बच्चा उनकी गोद में जैसे ही डालेंगे, दोनों मियाँ बीवी निहाल हो जाएंगे और हमारे लिए ख़जाने का मुख खोल देंगे। अरे शुभरातन, फिर देखना मैं तुझे कैसी होटलबाजी, शॉपिंग, सैर तफरी करवाता हूँ। मेरी रानी, मैं तुझे महारानी न बनाया तो मेरा नाम बदल देना। शुभरातन की आंखें चौराहे पर चमकती हुई बत्तियों की तरह लाल, पीली और हरी हो रही थी। उसने गुस्से से पहलू बदला और नागिन की तरह फुनकारी, ओए सलाबत खां, सुधर जा, बहुत बेवकूफ़ बना लिया। मेरी पहलोठी की औलाद है। अपनी गोद का फूल मैं किसी और के हवाले कैसे कर दूं? अपने भाई भावज के घर जा, चाकरी कर, गुलामी कर, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर तेरे हाथ पर रख देंगे। हम उसी से गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी औलाद का सौदा किसी कीमत पर नहीं करूँगी। शुभरातन ने दो टोक फैसला सुना दिया। सलाबत खां के चेहरे का रंग उड़ गया। सारा जोश और जज्बा झाग की तरह बैठ गया। सलाबत खां का प्लान फेल हो चुका था। मायूसी और गुस्से से दांत कचकचाते हुए, हाथ मलते हुए वो फिर से लेट गया और खाली आते अपना रातिब मांग रही थी। रात काटे नहीं कट रही थी। रात के आखिरी पहर में आँख लगी तो सुबह 10 बजे तक तीनों सोते रहे। सुबह बच्चे के रोने पर ही बेदार हुए। सलाबत खां गहरी सोचों में मुस्तगरक था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया और दोनों माँ बेटी आपस में खुसुर पुसुर करने लगी। शुभरातन पिछली रात शौहर से होने वाली गुफ्तगू माँ के सामने दोहरा रही थी।
वक्त का काम गुजरना है और वो गुजर रहा था। सलाबत खां का बेटा खैर से 2 साल का हो रहा था। एक दिन शुभरातन फिर शौहर के कान में गुनगुनाई और खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब फिर नया मेहमान आने वाला है। सलाबत खां खुशी से उछल पड़ा और मुसरत आमज लहजे में बोला, बस इस बार मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अब के बेटा हो या बेटी हो, वो सलाबत खां की नहीं बल्कि साहब खां की औलाद होगी, और फिर साहब खां की लाखों की करोड़ों की जायदाद और दौलत सलाबत खां की होगी। ऐसी तब्दीली आएगी कि सब हैरान और परेशान रह जाएंगे। बस तू देखती जा। शुभरातन पागल हथनी की तरह गरजी, मेरे बच्चों की तरफ टेढ़ी आंख से देखा ना तो मैं तेरे भाई और भाभी के सामने तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगी कि इसका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, ये कौड़ी कौड़ी का मोहताज है, इसलिए अपना बच्चा तुम्हारी झोली में डाल रहा है और तुम्हारी दौलत पर राल टपकाए बैठा है। चोर का दिल होता ही कितना है। बीवी की एक धमकी से औसान खता हो गए। उसका दिमाग नित नई तरकीबें और प्लान बनाता और बिगाड़ता रहा। काफ़ी देर बाद उसने होंठ सुकेड़े और हल्की सी सीटी बजाई, आहिस्ता से अपने आप से कहा, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगानी ही पड़ेगी। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और रात में वो सो भी नहीं सका। दिन चढ़ते ही सारे मोहल्ले की ख़वातीन में ये खबर गर्दिश करने लगी कि सलाबत खां के घर जुड़वा बच्चों की आमद की तवक्का है। उड़ते उड़ते ये खबर जुलेखा के कानों तक भी पहुंची। उसने सेल फ़ोन पर राब्ता कायम करके शुभरातन से इस बात की तस्दीक चाही। जवाब अज़बात में मिलने पर दिल की गहराइयों से देवरानी को दुआ दी, रब तुम्हारी और सलाबत खां की फुलवारी को हमेशा सरसब्ज रखे। इस मर्तबा भी सलाबत खां के यहाँ बेटा ही हुआ था, और वो एक नहीं बल्कि 2 बेटे थे। बगैर किसी पसो पेश के उसने एक बच्चा जुलेखा की गोद में डाला और बोला, भाभी ये मेरा और शुभरातन का बेटा नहीं बल्कि आपका और भाई साहब का बेटा है। जुलेखा घबरा कर बोली, सलाबत खां, शुभरातन माँ है, उससे तो तू इजाज़त ले ले, वो किस तरह अपना जिगर का टुकड़ा मेरे हवाले कर देगी। सलाबत खां ने कदरे नागवारी से बीवी को घूरा और तर्क लहजे में बोला, मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, बस ये आज से आपका बेटा है, आप और भाई इसके माँ बाप हैं। जुलेखा इस वक्त तो खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन घर आकर सारा वाक़या साहब खां के गोश गुजार दिया। साहब खां ने सख्त और मुस्तहकम लहजे में जुलेखा को बच्चा गोद लेने के लिए मना कर दिया। शौहर का इनकार सुनकर उसकी आंखें डबडबा गईं और आंसुओं से उसके रुखसार भीग गए। साहब खां जुलेखा की आंखों में आंसुओं की बरसात देखकर तड़प उठा। दिल पर जब्र करके जुलेखा को बच्चा गोद लेने की इजाज़त दे दी। जुलेखा ने उस बच्चे पर अपने सारे अरमान पूरे किए। बड़े चाव के साथ उसका नाम गुलजार रखा। उसके दिल में माहून से उम्मीद थी कि हो सकता है कि इस बच्चे के दम कदम से इसका घर भी गुलजार हो जाए। बड़े नाजो नाम के साथ वो बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर दी जाती, लेकिन बेइंतहा लाडो प्यार के मुनफी असरात मुरतब हो रहे थे। गुलजार जू जू बड़ा हो रहा था, उसकी ज़िद्दें हिक्कड़पन बढ़ता जा रहा था। साहब खां तो उसे बहुत कम ही मुँह लगाता था। हाँ, अलबत्ता जुलेखा उसकी आंखों का तारा बना हुआ था। गुलजार जिस किसी चीज़ पर आंख उठाकर देख लेता, फ़ौरन उसकी खिदमत में पेश कर दी जाती। साहब खां ने कई मरतबा उसे टोका भी, लेकिन जुलेखा ने एक न सुनी। अब हालत ये थी कि 4 साला गुलजार मुकम्मल तौर पर फितना बन चुका था। घर के मुलाजिमीन से लेकर मोहल्ले में रहने वाले तक उसके नाम से लरस जाते थे। रोज़ नित नई शिकायतें साहिब खाम को मौसूल होती। साहब खां कभी अपनी ज़ुबान से उसे समझाता और कभी अपनी बेद का सहारा लेता, मगर ऐसे वक्त में जुलेखा फ़ौरन उसकी ढाल बन जाती। जुलेखा के बेजा लाड प्यार का नतीजा ये निकला कि गुलजार मुकम्मल 5 साल का हो चुका था, लेकिन उसने ना तो स्कूल में कदम रखा था, ना मौलवी साहब के पास पढ़ने जाना शुरू किया था। अब जुलेखा की भी आंखें खुली, क्योंकि अड़ोस पड़ोस की औरतें भी अब उसकी तरबियत पर उसे टोकने लगी थी। गुलजार को देखकर उसका दुख और गहरा हो जाता। पूरे मोहल्ले में गुलजार से उजड़ और कोई बदतमीज़ बच्चा नहीं था। जुलेखा जब ज़बरदस्ती उसे स्कूल में बिठाकर आती, दूसरे ही दिन से स्कूल से शिकायतें आने का सिलसिला शुरू हो जाता। उसके लिए गुलजार सांप के मुंह का छुछंदर बन गया था, जो न निगलते बन रहा था न उगलते। साहब खान उससे कहता, मुझे तो ये सलाबत खां से भी 2 हाथ ज़्यादा लगता है। बस जुलेखा बेगम, तुम ये समझ लो, देग से ज़्यादा चमचा गरम है।
जुलेखा शौहर की बातों पर खून का घूंट पीकर रह जाती, क्योंकि सब कुछ उसी का किया धरा था। अपने हाथों से अपना सुख और चैन बर्बाद किया और गुलजार नामी इस बला को घर ले आई। खुदा के हुजूर रो रो कर दुआएं मांगती, कबूलियत की पता नहीं कौन सी साथ थी। जब खुदाए जुलजलाल को इस पर टूट कर रहम आया, अपने जिस्म में मखसूस तब्दीलियाँ महसूस करते ही उसने अपनी बूढ़ी मुलाजमा को बताया। मुलाजमा काफ़ी तजुर्बाकार और जहाँ दीदा थी। उसने जुलेखा के जिस्म को टटोलते हुए खुशखबरी की नोयत सुनाई, लेकिन जुलेखा की आंखों की बेयकीनी देखकर उसने कहा, बीबी अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं तो अस्पताल जाकर डॉक्टर ही को दिखाएं। और जब यही खबर लेडी डॉक्टर ने सुनाई और तस्दीक की तो जुलेखा को महसूस हुआ कि उसकी दुआओं में तो कोई रंग नहीं था, लेकिन जब ये दुआएं कबूल हुई तो इसके घर की दुनिया और कायनात के रंग ही बदल गए और रंग बिरंगे रंग बिखर गए। साहब खां की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। आसमान टूटा तो सलाबत खां और शुभरातन पर। अपने बेटे गुलजार के बारे में इन्हें अच्छी तरह इल्म था कि वो आज तक न साहब खां के घर में जगह पना पाया है, ना ही उसके दिल में। महज जुलेखा की वजह से उस घर में टिका हुआ था। बेटे के रंग ढंग से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे, और जब जुलेखा के घर बेटी के पैदाइश की खबर मिली तो साहब खां के दिल को धाड़स हुई, वरना उसका दिल ये धड़ पकड़ कर रहा था कि अगर लड़का हो गया तो फिर यकीनन गुलजार को वापदेस निकाला दिया जाएगा। चेहरे के तासुरात से तो दोनों मियाँ बीवी ने फ़िक्र व तरद्दुद या गम व परेशानी का इजहार होने नहीं दिया, लेकिन दोनों के दिलों में एक फांसी चुभ गई और मुस्तकबिल में साहब खां गुलजार को मक्खन के बाल की तरह ना निकाल फेंके। दोनों के खशात किसी हद तक सही भी थे, क्योंकि साहब खां अपनी बेटी पर दिलो जान से फ़िदा था। बेटी का नाम उसने ज़रमा रखा था। ज़रमा दोनों मियाँ बीवी की जान थी। बच्ची थी भी बड़ी हसीन, गोरी चिट्टी गोल मटोल सी। गुलजार था तो कमसीन और नादान, लेकिन अय्यार, ज़ेरक और चालाक भी था। ये बात वो अच्छी तरह भांप गया था। साहब खां ही उसे घास नहीं डालता था। जब से ज़रमा इस घर में आई है तब से जुलेखा की आंखों में भी बाल उतर आया है। आंखें घुमा घुमा को वो ज़रमा को घूरता और जहाँ कहीं देखता उसके करीब कोई मौजूद नहीं, फ़ौरन उसके शैतानी दिमाग में खुजली होने लगती, रगों में खून की रवानी तेज़ हो जाती। पैर दर पैर जुलेखा ने इससे कई बार रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त तो वो हंसता हुआ भाग जाता, लेकिन फिर मौके की ताक में रहता। आज भी माचिस लेकर वो ज़रमा के करीब खड़ा था और जुलेखा ने उसे ऐन वक्त पर देख लिया, वरना उससे कुछ बईद नहीं था कि वो नन्ही सी बच्ची को जलाकर ही भस्म कर देता। जुलेखा बारहा उसे समझा चुकी थी कि ये तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन उसकी खोपड़ी में तो शर ही शर भरा हुआ था और ज़रमा से तो उसको कांटे का रिश्ता था। ज़रमा की आमद ने उसको जुलेखा से दूर कर दिया था। साहब खां नहायत बारीक बीनी से हालात और माहौल का जायज़ा ले रहा था। वो इस तल्ख हकीकत से अपनी नज़र नहीं चुरा पा रहा था कि वो और जुलेखा धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया भर की बीमारियां उनके इर्द गिर्द मंडला रही है। अगर अल्लाह न करे ऐसा वक्त उस पर आ गया तो वो किसके सहारे अपनी बेटी को छोड़ जाएगा। बेटी को गोद में लेकर जहाँ उसे खुशी और फ़ख्र और तक़वियत का एहसास होता, वहीं अनगिनत अंदेशे और वसवसे भी सांपों की तरह सरसराने लगते। वो जुलेखा से भी इस मसले पर मुतअद्दिद बार गुफ्तगू कर चुका था, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। गुज़रते वक्त के साथ दो तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। वो यूँ थी कि साहब खां अपनी मुलाजमत से रिटायर हो चुका था। अब उसकी मसरूफियात में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी। अपनी ज़मीनों की देख रेख का काम बज़ाते खुद संभाल लिया था। अपनी वसीयत भी तैयार करा चुका था। अपनी और जुलेखा की मौत के बाद बिला शिरकत गैरे सब कुछ ज़रमा का था। ज़रमा खैर से 17 साल की हो चुकी थी। उसकी खूबसूरती जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। साहब खां और जुलेखा की ख्वाहिश थी कि 2-4 साल में बेटी के हाथ पीले कर दें। ज़रमा के लिए रिश्ते भी बहुत आ रहे थे, लेकिन वो इंटर के बाद भी अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी। पढ़ाई लिखाई में इंतहाई ज़हीन, मेहनती और नज़्म व ज़ब्त वाली लड़की थी। अपनी मेहनत और ज़हानत से तमाम तालीमी मराहिल बखैर व खूबी तय कर रही थी। सलाबत खां भी बेटी की नेमत से महरूम था, इसलिए ज़रमा को टूट कर चाहता था। रोज़ाना एक चक्कर लगाकर ज़रमा को देख न लेता तो उसे चैन नहीं आता। ज़रमा भी चचा जान पर जान लेती थी। सलाबत खां
उसके बेटे भी उसे सगे भाइयों की तरह चाहते थे। हाँ, अलबत्ता नहीं बदला था तो गुलजार। उसे मर्द नादा पर नसीहत हमेशा उल्टी ही पड़ती है, इसीलिए उससे कुछ कहना ही सबने छोड़ दिया था। वो ऐसा चिकना गढ़ा था कि जिस पर बूंद पड़ते ही फिसल जाती। सलाबत खां की ज़बानी ये सनसनीखेज इंकिशाफ वो सुन चुका था कि सारी जायदाद और रुपया पैसा सिर्फ़ और सिर्फ ज़रमा का है। उसकी हैसियत इस घर में 2 टके की भी नहीं है। बज़ाहिर सब कुछ खामोशी और सब्र से सुना, बोला कुछ भी नहीं, लेकिन किसी गहरी सोच में डूब गया। सलाबत खां और शुभरातन ने दिल भर कर बेटे को लान तान किया कि गंगा में उतरने के बाद भी प्यासा ही रहा। सारे सुनहरे मौके गंवा कर खुद भी सड़क पर आ गया। सलाबत खां के घर में भी उसके लिए झिड़कियाँ और नफ़रतें ही थीं। खुद उसका भी वहाँ दिल नहीं लगता था। उस घर में न ऐश व आसाइश के सामान थे और ना ही घी में चुपड़े हुए तरबतर निवाले। उसकी क्या सरगर्मियां हैं, क्या मशागिल हैं, न कोई उससे पूछता था, न वो किसी को बताता। बस एक दिल उसके लिए कुड़ता था और उस हस्ती की आंखों में उसके लिए आंसू आते थे, और वो हस्ती थी जुलेखा की। सबकी सलावतें सुनने के बाद भी वो रातों को जाकर गुलजार का इंतज़ार किया करती, और जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती फ़ौरन भागती हुई जाती। लेकिन उसका दिल उस वक्त कुर्ची कुर्ची होकर बिखर गया जब उसने गुलजार के मुंह से शराब के भपके महसूस किए। उसे पहली बार गुलजार से खौफ और कराहियत महसूस हुई और अपनी जवान और ख़ूबसूरत बेटी के लिए अपने ही घर में ख़तरा महसूस करते हुए ज़रमा को अपने साथ ही अपने कमरे में सुलाने लगी। नादीदा ख़तरात की घंटियाँ साहब खान ने भी सुन रखी थी। दोनों मियाँ बीवी ने खुफिया तौर पर यह फ़ैसला किया कि अब ज़रमा की ज़िद के आगे सर नहीं झुकाना है। इसका तालीमी सिलसिला मुनक़ता करके और कोई काबिल कबूल रिश्ता देखकर फ़ौरन चट मंगनी और पट बिया करके इस मामले को निपटाना है। माँ बाप की खुफिया सुनगुन ज़रमा के कानों में भी पड़ चुकी थी। उसकी अपनी आंखों में सपने सजने लगे थे, लेकिन उसने अपनी दबी ज़ुबान से माँ से मास्टर्स करने तक की मोहलत मांगी। लेकिन जुलेखा ने पहली मर्तबा उसकी ख्वाहिश को रद्द करते हुए एक टका सा जवाब उसे दे दिया। हट दर्मी नाफरमानी उसकी आदत में नहीं थी, इसलिए खामोश सी साध ली। साहब खान ने भी बेटी को मुनासिब अल्फाज में समझा बुझा कर और हालात की ऊंच नीच समझा कर शादी के लिए राज़ी कर लिया था। ज़रमा ने फ़कत एक बार लजाजत से इतना कहा था, बाबा आपको मालूम है ना मुझे पढ़ने का कितना शौक़ है, मेरी तालीम अधूरी रह जाएगी। साहब खान ने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर बेटी की पेशानी चूमी और लर्जीदा आवाज़ में बोला, मेरी बेटी तुझे मालूम है ना तेरा बाप आर्ज़ाए क़ल्ब में बरसों से मुब्तला है, पता नहीं मालिक हकीकी जानिब से कब बुलावा आ जाए। इसलिए ज़रमा ने बाप की बात पूरी न होने दी और घबरा कर बोली, आपके मुँह में खाक, आपको जब करना हो जहाँ करना हो मेरी शादी कर दे। आपके और मम्मा के आगे एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगी, लेकिन आइंदा से इस की बातें न कीजिएगा। साहब खान ने हंसते हुए बेटी के सर को थपथपाया और शफ़क़त आमेज़ लहजे में बोला, अच्छा भाई आइंदा नहीं बोलूँगा। और हकीकतन आइंदा वो कभी नहीं बोल पाया। उसी रात उसे दिल का दौरा पड़ा और तिब्बी अमदाद बहम पहुँचाई भी गई, लेकिन साहब खां जाबज़ न हो सका। जुलेखा और ज़रमा पर तो क़यामत टूट गई। दोनों माँ बेटी अपने हवास में नहीं थी। सलाबत खां, गुलजार और दूसरे अजीज़ व अकारिब ने तजहीज़ व तकफ़ीम के इंतज़ामात करके साहब खां को आखिरी आरामगाह पर पहुँचाया। जब जुलेखा और ज़रमा को होश आया तो एहसास हुआ कि घना सायादार दरख्त उनके सरों पर से हट चुका है। अब चिलचिलाती धूप, आंधियाँ और तूफ़ान के झक्कड़ ज़माने के गर्म और सर्द इन्हें अकेले ही सहना है। लेकिन इस सख्त वक्त में सलाबत खान ने न सिर्फ बहावश की हर तरह से दिलजुई की, बल्कि ज़रमा पर भी अपनी मोहब्बतें और शफ़क़तें निछावर करता रहा। गुलजार के रवैये में भी काफ़ी तब्दीली आ गई थी। जुलेखा और ज़रमा भी सदमे की कैफियत से निकल आई। घर की सौगवार फ़िज़ा भी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। इसी इसना में गुलजार ने जुलेखा की एकदम ख़त्म होते ही ये इंकिशाफ किया कि वो अपने दोस्त की बहन से निकाह कर चुका है और अनकरीब इस लड़की को इस घर में लाकर वलीमे की तकरीब पर सबको मदऊ करेगा। जुलेखा ने जब गुलजार की पसंद को देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये लड़की भी शुभरातन के ही कबीले की है, लेकिन फ़िलहाल उसने खामोशी इख्तियार की। लेकिन जहनी तौर पर वो बुरी तरह डिस्टर्ब थी।
खान साहब की कमी वो बुरी तरह महसूस कर रही थी। खान साहब के दोस्त, अहबाब और जानने वाले ज़रमा के लिए इंतहाई मौजू और मुनासिब रिश्ते घर तक लाए, लेकिन गुलजार ने अपनी हिकमत अमली से उन्हें ज़ुलेखा तक पहुँचने ही नहीं दिया। शौहर की जुदाई, जवान बेटी का बोझ और इल्कुन्निसा जैसे मर्ज़ की वजह से वो मुकम्मल तौर पर साहिब फिराश हो गई। ज़रमा का दिल माँ को देख देख कर बैठा जाता था और फिर वही हुआ। बीमारियों ने ज़ुलेखा को अधमुआ कर दिया और एक रात जो सोई तो फिर उठ न सकी। ज़रमा दरो दीवार से सर फोड़ती रही। उसकी आह व बका से दरो दीवार हिल गए। उसकी हालत ज़ार देख कर सबके दिल तो मोम हो गए, लेकिन गुलजार ने अपना असली रंग अब दिखाया। वो ऐसा नाक था जो किसी को भी डसने के लिए बेकरार था। ज़रमा की शादी का ख्याल ही उसने दिल से निकाल फेंका था। ज़रमा मुसलसल गिरिया विजारी करते करते खुद ही बीमार रहने लगी थी। गुलजार अपनी बीवी के साथ मिलकर उसके जहन में ये जहर भरता रहता कि उसके लिए अब तक जितने भी रिश्ते आए वो सब इंतहाई लालची, खुदगर्ज और मतलब परस्त थे। इन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि तुम साहिब जायदाद हो, इसलिए ये सब तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और फिर तुम। उसकी बकबक सुनकर ज़रमा ने उसकी बात काटते हुए कहा, भाई खाक डाले मेरी शादी पर। शादी का तस्करा ही मुझे रास नहीं आया। मेरे माँ बाप मेरी शादी का जिक्र करते करते दुनिया से चले गए। अब आप और भाभी उठते बैठते मेरी शादी की बातें करते हैं तो मुझे खौफ आता है कि कहीं आप दोनों भी ना अल्लाह को प्यारे हो जाएं। दोनों मियाँ बीवी फटी फटी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे। मौत के खौफ से ही उनको एक ठंडी सी लहर उनके जिस्म में सरायत कर गई। गुलजार ने एक झुरझुरी ली और खुश्क लहजे में बोला, चलो आइंदा से हम तुम्हारी शादी की बाबत कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी अपने आप को संभालो, वरना लोग यही समझेंगे कि भाई भाभी ने मिलकर लड़की पर पता नहीं क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद गुलजार ने एक मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए ज़रमा का सर थपथपाया और लहजे में शीरीनी टपकाते हुए बोला, अम्मी अब्बू के गमों ने तुम्हें निढाल करके रख दिया है मेरी बहन। चलो कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। ज़रमा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए झंझलाहट आमेज़ लहजे में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाया है, उसका मैं फ़ायदा उठाऊंगी। आप और चचा सलाबत इजाज़त दें तो किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। मैं कल चचा से भी बात करूंगी। उसकी बात पर गुलजार उछल पड़ा और कानों को हाथ लगाते हुए बोला, तौबा करो बहन, अपने ख़ानदान में किसी लड़की ने मुलाजमत की है जो तुम करोगी? दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बहन के दो निवाले भाई पर इतने गिरा गुजर रहे थे कि खुद घर की चार दीवारी से कमाने के लिए निकल पड़ी। ना ना, ये काम तुझे मैं कभी नहीं करने दूंगा। अम्मी अब्बू को रोज़े क़यामत क्या जवाब दूंगा? अभी ये बहस और मुबाहिसा चल ही रहा था कि सलाबत खां भी आ टपका। ज़रमा ने सारी सूरत हाल से उसे भी आगाह कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद वो काफ़ी देर तक अपना सर हिलाता रहा, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, ज़रमा तुझे पढ़ने पढ़ाने का इतना ही शौक़ है तो तू यूँ कर के तू घर में ट्यूशन सेंटर खोल दे। गुलजार सही कह रहा है कि हमारे यहाँ लड़कियों को नौकरी नहीं करने दी जाती, उनकी कमाई को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। जवाबन ज़रमा ने तंजिया लहजे में कटीला और तुर्श जुमला फेंका, और चचा हमारे यहाँ के मर्द जो भी करें वो जायज़ है। इसके जवाब पर दोनों बाप बेटे को आग सी लग गई, लेकिन दोनों को कोई जवाब बन नहीं पड़ा। गुलजार तो बिजली की सी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग निकला और सलाबत खां ज़रमा से नज़रें चुराते हुए बहू से मुखातिब हुआ और दहाड़ते हुए बोला, खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या तक रही है? मेरे और मेरी बच्ची के लिए नाश्ता ले आ। उसका ख्याल रखने वाला बाप चला गया है तो क्या हुआ, अभी उसका चचा ज़िंदा है। ये कहते हुए उसने ज़रमा की पुश्त थपथपाई और इधर उधर की बातें करने लगा। ज़रमा के पास तलबा और तालबात की ठीक ठाक तादाद जमा हो गई। इस सिलसिले में उसे कोई मेहनत या भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। ट्यूशन फ़ीस भी मुनासिब थी और वो बच्चों को पढ़ाती भी इंतहाई जाँफशानी और तवज्जो के साथ थी, इसलिए रोज़ बरोज़ तादाद में इजाफा ही हो रहा था। दिन तो उसका बच्चों के साथ अच्छा गुजर जाता, लेकिन रातों को वो अक्सर उठकर बैठ जाती। माँ बाप की यादें जब बहुत ही बेचैन करती तो वो तिलावत कुरान पाक करती, तब जाकर उसे कल्बी इत्मीनान नसीब होता और फिर पुरसुकून नींद के आगोश में चली जाती। लेकिन आज उसकी आंखों में नींद का शायबा तक न था। बेचैनी और इस्तिराब हद से ज़्यादा बढ़ गया था। रात अपने इख्तितामी पहर में थी।
हलक खुश्क हो रहा था। पानी की बोतल निकालने और वो फ्रिज के पास गई तो अचानक अपना नाम सुनकर ठिठक गई। गुलजार और उसकी बीवी सरगोशाना अंदाज में बातें कर रहे थे। गुलजार अपनी बीवी से कह रहा था, बेवकूफ़ औरत, अगर जरमा को मुलाजमत की इजाज़त दे दी जाती तो फिर वो कबूतरी हमारे हाथ आने वाली नहीं थी। घर की चारदीवारी से निकलकर इसे दुनिया की चकाचौंध नज़र आती तो उसकी आंखें खैरा हो जाती। फिलफौर तो हमने शादी का ख्याल उसके दिल और दिमाग से निकाल कर फेंक दिया है, लेकिन अगर वो जॉब पर जाती और वो जॉब करती तो यकीनन 4 लोगों की नज़र उस पर पड़ती और फिर रिश्ते बरसना शुरू हो जाते और यकीनन वो किसी पढ़े लिखे लड़के को ही इंतखाब करती। और लड़का इतना अहमक या गाउदी थोड़ी होता कि बीवी की जायदाद को नज़र उठाकर भी नहीं देखता। तेरे दिमाग में भी तो भूस भरा हुआ है। मुसलसल कहे जा रही थी कि उसे मुलाजमत करने दो। अगर ये मुलाजमत करने निकल खड़ी हुई तो कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। उसे 10 हमदर्द मिल जाएंगे और हमारा कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा। अभी तो बाप की पेंशन भी उसके हाथ में आ रही है। ना ही उसकी शादी करना है और ना ही उसे मुलाजमत के लिए घर से बाहर निकालना है। उसे अगर जिस रोज़ अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया वो लम्हा हमारे लिए ख़तरनाक तरीन होगा। और तू तो उसके सामने खामोश ही रहा कर, बात करने का ढंग तो आता नहीं है तुझे। गुलजार के आखिरी जुमले पर उसकी बीवी बुरी तरह तप गई और करख्त लहजे में बोली, तू तो है चालाक और लालची लोमड़ और वो लड़की है मासूम। पहले ही तो उसकी जायदाद ले लेना, मगर उसकी शादी अपने गुरोह के किसी आदमी से न कर देना। मैं सच कहती हूँ, ऐसे वक्त में मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, बल्कि उसके लिए तेरे से लड़ जाऊंगी। ईमान से मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। गुलजार उसकी बात पर बुरी तरह भुना गया और तेज के आलम में बोला, इसीलिए तो कहता हूँ कि तुझे बात करने का सलीका नहीं है। जा मेरे लिए फ्रिज से पानी ला। ये सुनते ही जरमा वहाँ से खिसक गई, गिरती पड़ती अपनी बेड तक आई और सर पकड़कर बैठ गई। गुलजार की बातें उसे किसी तूफान के पेशगोई महसूस हो रही थी। ये तो उसे अच्छी तरह इल्म था कि गुलजार उसका सगा भाई नहीं बल्कि चचाजाद भाई है और उसके माँ बाप का लयपालक बेटा है, मगर उसने आज तक किसी रिश्ते की आबरू नहीं रखी, कोई ताल्लुक़ कोई नाता नहीं निभाया। गुलजार अपने मुंह से जो जहर उगल रहा था उसकी करवाहट उसके दिल दिमाग में उतर गई थी। दहशत ज़दा सी बैठी वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसका जहन नित नए अंदेशों और खदशात में उलझा हुआ था, लेकिन दिल ही दिल में वो अपने आप को तसल्ली और तशफ़ी भी दे रही थी कि गुलजार भले ही उसका दुश्मन है, लेकिन चचा सलाबत और गुलजार की बीवी रफ़त उसके हमदर्द हैं। वो गुलजार से इसके लिए लड़ मरेंगे। इस उम्मीद पर उसे काफ़ी तक़वियत मिली और वो तकिए पे सर रखकर लेटी तो गफलत की नींद सो गई। दूसरी सुबह काफ़ी ताख़ीर से जागी। उस रोज़ मौसम काफ़ी अब्र आलूद था, बल्कि बारिश की फुहारें पड़ने लगी थी। उस रोज़ उसने तमाम स्टूडेंट्स को छुट्टी कर दे दी थी। मुबादा बारिश ज़ोर पकड़ ले, सिर्फ एक बच्चा 6 साल का जो था उसके पास बैठा रह गया। बच्चे का नाम जैन था और वो बेताबी से अपने बाप का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शाम उतर आई थी। बच्चा बुरी तरह मुस्तरिब और बेकरार था। जरमा काफ़ी देर बच्चे को बहलाती रही, उसे खिलाया पिलाया, काफ़ी सारी चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ वगैरह भी उसके बैग में डाल दी ताकि बच्चे का जहन बढ़ जाए, लेकिन नन्हा सा बच्चा संभल नहीं रहा था। वो ज़ारो कतार रोने लगा। बारिश का ज़ोर हल्का हुआ तो उसने गर्म शॉल अपने कंधों पर डाली, बच्चे की उंगली पकड़ी और रफ़त के कमरे में जाकर उससे बोली, भाभी, इस बच्चे के घर से अभी तक कोई लेने नहीं आया, मैं इसे इसके घर पहुंचाने जा रही हूं। रफ़त ने इसे इस ख़तरनाक मौसम में यूं तने तनहा निकलते देखा तो घबराकर बोली, मैं तुम्हें यूं नहीं अकेले जाने दूंगी, मैं भी साथ चलती हूं। दोनों जैन को साथ लेकर निकली तो सारे रास्ते सुनसान और वीरान थे। इंसान तो इंसान, जानवर भी इधर उधर दुबक गए थे। हल्का हल्का अंधेरा भी उतर आया था। फिर भी बच्चे के बताए हुए रास्ते पर दोनों हिम्मत से काम लेते हुए आगे बढ़ती रही। जरमा ने रफ़त का हाथ दबाते हुए एहसान शनासी और शुक्रगुजारी के जज्बे से मगलूब होकर कहा, भाभी, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी कि आपने मुझे तन्हा नहीं निकलने दिया। देख रही हैं किस कदर सन्नाटा और हू का आलम है। अगर आप साथ ना होती तो पता नहीं मेरा और इस बच्चे का क्या हाल होता।
रफ़त ने भी हौले से उसका हाथ दबाया और पुरयकीन लहजे में बोली, ज़रमा, अपने आप को कभी तन्हा मत समझना, मैं हर कठिन राह पर तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी अम्मी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन पता नहीं वो मुझसे बात ही नहीं करती थी। ज़रमा ने खजालत आमेज़ लहजे में जवाब दिया, भाभी, दरअसल भाई ने अम्मी और बाबा दोनों का नाक में दम कर रखा था। दोनों उनसे नाला थे और नाराज़ भी रहते थे, इसलिए जब आप घर ले आए तो हम सब लोग यही समझे कि आप भी भाई की ही हम मिजाज होंगी। वो तो मुझे अब पता चला कि आप कितनी अच्छी हैं। तुम्हें कब पता चला? रफ़त ने फ़ौरन सवाल किया। रफ़त का सवाल ज़रमा के लिए कदरे गैर मुतवक्का था। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन अपने हवास बहाल करते हुए बोली कि मुझे तो आज और अभी पता चला है कि आप कितनी नर्म खू और मिलनसार तबीयत की मालिक है। रफ़त को कुछ समझ में आया और कुछ नहीं आया, लेकिन ज़रमा की बात पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि ये तो उसके पल्ले पड़ गया था कि ज़रमा ने उसकी तारीफ़ की है। ज़ैन ने हाथ के इशारे से ज़रमा को अपना घर दिखाया और बोला, आज मैं पापा से खूब लड़ूंगा, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ़ हुई। इस बात पर रफ़त और ज़रमा हंसने लगी, लेकिन घर का दरवाज़ा देखते ही दोनों की हंसी काफूर हो गई, क्योंकि दरवाजे पर बड़ा सा ताला उनको मुंह चिढ़ा रहा था। ज़ैन का खिला खिला चेहरा फिर मुरझा गया। वो रोने के लिए फिर स्टार्ट लेने ही वाला था कि अचानक घर के सामने एक कार आकर रुकी और एक तवील कामत शख्स गाड़ी से उतरा और उसे देखते ही जैसे बरकी रो ज़ैन की जिस्म रैयत कर गई। वो दौड़ा और खुशी से चिल्लाया, पापा पापा, आप कहाँ थे? उस शख्स ने गर्मजोशी के साथ बच्चे को लिपटा लिया और हैरान नज़रों से दोनों ख़वातीन की जानिब सवालिया और मुतअज्जिब निगाहों से देखने लगा। उसकी निगाहों का मतलब समझकर ज़रमा तो खामोश रही, लेकिन रफ़त ने चटाक पटाक सारा किस्सा कह सुनाया। शर्मिंदगी के तासुरात उसके चेहरे से आया थे। बुद्ध बना वो सब कुछ सुनता रहा, फिर खनकार कर गला साफ़ किया और बोला, मैं हकीकतन आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। जो ज़हमत मेरे बेटे की वजह से आपको हुई है, मैं आप लोगों का ममनून हूँ। फिर चौंकते हुए बोला, आप दोनों तो बुरी तरह भीग गई हैं, बल्कि सर्दी की शिद्दत से तो आप दोनों कपकपा रही हैं। आप लोग ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाइए, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। ज़रमा और रफ़त नाना करती रहीं, लेकिन उसके मज़ीद इसरार पर फ़ौरन तैयार भी हो गई। ड्राइंग रूम की हरारत आमेज़ फ़िज़ा में बैठकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। चंद लम्हों बाद ही भाप उड़ाती हुई कॉफ़ी और प्लेटों में फूड आइटम्स मेज़ पर सजा दिए गए। रफ़त बिल्कुल ही भूल गई थी कि वो किसी और के घर में तशरीफ़ फरमा है। बिला तकल्लुफ़ लंबे लंबे हाथ मारने लगी। ज़रमा ने आँखों ही आँखों में उसे तंबी की और आहिस्ता से बोली, सिर्फ कॉफ़ी पियो और जल्दी से यहाँ से चलो। रफ़त ने केक का टुकड़ा मुंह में ठूंसते हुए कहा, ओह हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये कहते हुए उसने बौखलाकर कॉफ़ी का मग उठाकर मुंह से लगा लिया, फिर सी 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 की आवाज़ निकालने लगी, क्योंकि कॉफ़ी अभी तक गर्म थी। ज़ैन के बाप ने निहायत मुनासिब अल्फाज में अपना तारुफ करवाते हुए शाइस्ता से लहजे में कहा, मेरा नाम हम्माद है, एक तामीराती कंपनी में बहैसियत सिविल इंजीनियर काम करता हूँ। आज विज़िट के दौरान मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए सही वक्त पर मैं ज़ैन को पिक नहीं कर सका और आप दोनों ख़वातीन को मेरे इस शरारती और जल्दबाज बेटे ने दौड़ा दिया। मैं एक बार फिर आप दोनों से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। इस बार ज़रमा ने ज़ुबान खोली और अपनी मुतरन्नम आवाज़ में इंतहाई संजीदगी और मतानत से बोली, कोई बात नहीं जनाब, जो कुछ हुआ इत्तेफाकिया हुआ, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर कल भी मौसम इसी तरह रहा तो कल भी इसे घर पर ही आराम करने दें। हम्माद ने तायदी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और कहा, जी बेहतर। रफ़त और ज़रमा जैसे ही जाने के लिए उठी, हम्माद ने चौंकते हुए कहा, ओहो, आप दोनों की शौलें तो पानी से शराबोर हो गई हैं, प्लीज़ 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए वो जीना चढ़ते हुए ऊपर गया और जब वो वहाँ से आया तो उसके हाथों में 2 इंतहाई खुश रंग और कीमती शॉलें थी। हम्माद के बेपनाह इसरार के बावजूद ज़रमा शॉल का एहसान लेना नहीं चाहती थी, लेकिन रफ़त ने फ़ौरन एक शॉल उचक कर अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली और गीली शॉल उतारकर शॉपर में रख ली और उसे पर्स में रख लिया और दूसरी शॉल ज़रमा के कंधे पर डालते हुए बोली, बस अब इनकार न करना, इस वक्त ये हमारी ज़रूरत है, वरना घर जाते जाते तबीयत ही ना ख़राब हो जाए। इस वक्त रिक्शा टैक्सी तो मिलने से रहे।
जरमा ने खामोशी से गीली शॉल अपने बदन से हटाई और सुर्ख ऊनी शॉल से अपना जिस्म ढाँप लिया। दोनों ने एक बार फिर ये पूछने की ज़हमत गवारा नहीं की कि आपके यहाँ तो कोई औरत नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही, फिर ये शॉलें किसकी हैं? यकायक ज़ैन हम्माद की तरफ मुड़ा और बाप को जवाब तलब नज़रों से देखते हुए बोला, पापा, मिस मम्मा की शॉल पहनकर बिल्कुल मम्मा की तरह ही लग रही है ना। ज़ैन बच्चा था, इसे नहीं पता था कि वो क्या कह बैठा है। बेटे की बात पर बेसाख्ता हम्माद की नज़रें उठी और जरमा की निगाहों से टकराईं। लम्हा भर के लिए जरमा का दिल धड़कना भूल गया। मौसम ठंडा ठार था, लेकिन उसके पसीने छूट गए। रफ़त के होठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी। कमरे की सिचुएशन ही कुछ अजीब सी हो गई थी। ज़ैन की आंखें अब भी बाप को तक रही थी। वो हैरान था कि पापा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि हम्माद बेटे के इस बेसाख्ता जुमले पर बुरी तरह झेप गया था। अपनी शर्मिंदगी और खजालत मिटाने के लिए उसने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, मौसम के तेवर तो और भी बिगड़ गए हैं, आप लोगों को मैं अपनी गाड़ी में ही छोड़ आता हूँ। वक्त के तकाजे को देखते हुए दोनों ने फ़ौरन इस ऑफ़र को कबूल कर ली। उस रात काफ़ी देर तक जरमा के कमरे की लाइट जलती रही। सुबह रफ़त ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, गुज़िश्ता शब जागती रही हो क्या? जरमा ने सादगी और सादा लहवी से जवाब दिया, क्या करूं, सारी रात जागते गुजरी, नींद ही नहीं आ रही थी। रफ़त ने अपनी आंखें मटकाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाया और चहकते हुए बोली, दरअसल नींद के घर में कोई आन बसा है, इसलिए बेचारी नींद को मुड़कर वापस जाना पड़ा। जरमा ने उससे मासूमियत से इस्तफसार किया कि कौन आन बसा है? रफ़त ने झुककर सरगोशी की। हम्माद। जरमा सर तपक काँप गई और मुर्तइश लहजे में बोली, भाभी, खुदारा भाई को हमारे आने जाने के बारे में कुछ मत बताइए, वरना वो हम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और ना ही हम्माद और उसके बेटे को बख्शेंगे। रफ़त ने तशफ़ी देते हुए अपनाइयत भरे लहजे में कहा, घबराती क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वैसे अगर जरमा उस शख्स ने कभी शादी की पेशकश की तो ठुकराना नहीं। जरमा के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट बिखर गई और गाल तमतमा गए। दोनों की गुफ्तगू का सिलसिला उस वक्त ख़त्म हुआ जब गुलजार ने अपने बेड पर से बेटी की हाँक लगाई। दूसरे दिन गुलजार की गैर मौजूदगी में रफ़त ने दोनों शॉलों को पैक करा और घर से निकली तो बुलंद आवाज़ में ऐलान करती हुई निकली कि वो शॉपिंग करने के लिए करीबी मार्केट में जा रही है। उसके इल्म में ये बात काफ़ी दिनों से थी कि जरमा की नक्लो हरकत और हल्का अहबाब और उसके मौसूलात राब्ते की गुलजार निगरानी करवा रहा है और वो ये काम घर के चंद एक मुलाजिमों से ही करवा कर उनकी मुट्ठी गर्म करता रहता है। इसलिए उसे यकीन था कि जरमा की रिपोर्ट के साथ साथ उसकी भी दिन भर की कारगुजारियों का खुलासा गुलजार के रूबरू पेश किया जाएगा। इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रखती थी। काफ़ी ताख़ीर के बाद जब रफ़त लौटी तो उसके चेहरे पर तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब की आमेज़िश थी। जरमा काफ़ी देर से उसकी मुंतज़िर थी। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी, लेकिन रफ़त के चेहरे को देखकर वो परेशान हो गई। आहिस्ता से इस्तफसार किया। रफ़त ने राज़दाराना लहजे में जवाब दिया, बाद में बात करते हैं। और बाद में जो कुछ उसे रफ़त ने बताया उसे सुनकर उसकी नींद, चैन, करार सब हवा हो गया। मुलाजमीन के जाने के बाद रफ़त ने जो कुछ उसे सुनाया उसे सुनकर उसका सारा जिस्म सर्द हो गया। वो सन्नाटे में रह गई। रफ़त ने उसे बताया कि गुलजार मुख्तलिफ़ किस्म के जुराइम में मुलव्विस है और मुंशियात का अड्डा भी चलाता है। उसी के गुरोह में उसका अपना भाई भी है और भाई के तवस्सुत से ही उसे जो खबरें मिली है वो काफ़ी दहशतनाक, दिल दहला देने वाली थी। वो मुतज़ब्ज़ब थी कि गुलजार उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम चला रहा था वो जरमा के इल्म में लाए या उससे ला इल्म रखे। इस अधेड़ बुन में वो बजाय घर वापस आने के हम्माद के घर पहुंच गई। उसके मुतफक्किर और परेशान हुलिये को देखकर हम्माद ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। रफ़त भी खामोश नहीं रही, अपने शौहर का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। हम्माद उसे अपने एक वकील दोस्त के पास ले गया। उसने सवाल और जवाब का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि रफ़त इस कहानी को पोशीदा न रख सकी जो बातें अब तक पर्दे में थी वो सब उजागर हो गई। वकील ने रफ़त को मशवरा दिया कि जितनी जल्दी हो सके जरमा अपने मुस्तकबिल की भागदौड़ किसी ऐसे शख्स के हाथों में दे दे जो मुकम्मल तौर पर उसका दिफा कर सके, वरना तने तनहा लड़की को गुलजार भून कर रख देगा और वो बहुत आसानी से ऐसे गवाहान और शवाहिद पेश कर देगा कि उसका बाल भी बेका नहीं हो सकेगा।
सब कुछ जब जरमा की समातों से टकराया तो उसके अवसान ख़ता हो गए। गुलजार के लिए उसकी राय कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो इतना शकील कलब होगा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। गहरी सोच में डूबे हुए लहजे में बोली, भाभी, भाई इतना गिरा हुआ इंसान है ये मैं नहीं जानती थी, आज जाना है। और उसके मुकाबले में तुम हो, तुमने आखिर उस शख्स में क्या खूबी देखी जो उससे शादी कर ली। रफ़त ने एक दिल शिकस्ता मुस्कुराहट के साथ जरमा के जानिब देखा और एक गहरी सांस खारिज करते हुए रूहान से आवाज़ में बोली, शादी किस कमबख्त ने की। मेरे अपने भाई ने उससे हज़ारों का कर्ज़ लेकर दिल भर अय्याशियाँ की। जब गुलजार ने अपना पैसा वापस मांगा तो वो बगले झाँकने लगा। गुलजार क्या चीज़ है वो तुम्हें पता ही है ना। गुलजार 1000 बार मुझे देख चुका था। उसने मेरे भाई से फ़ौरन मेरा हाथ मांगा, वरना उसका मंसूबा इतना ख़तरनाक था कि वो सिर्फ मेरे भाई को ही नहीं बल्कि मेरे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर देता। तुम ही बताओ, हालात के पेश नज़र मैंने जो कदम उठाया वो सही उठाया ना। जरमा टकटकी बांधे उसे देखती रही। उसकी निगाहों में रफ़त के लिए तक़द्दुस, एहतराम और प्यार ही प्यार था। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद रफ़त अपने बालों को झटकते हुए बोली, चलो छोड़ो इन सारे मौजू को, मेरे साथ जो होना था हो गया। मुझे तो अब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र खाई जा रही है। मुझे तो वकील साहब का मशवरा मुनासिब और बेहतर महसूस हो रहा है। दूर अंदेशी से काम लेते हुए तुम्हें फ़ौरन उनकी हिकमत अमली पर अमल पैरा होना चाहिए। जरमा ने मुतहविश नज़रों से रफ़त की तरफ देखा और बोली, भाभी, मेरी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह गई हैं। मैं यूँ करती हूँ कि चचा सलाबत से मशवरा करती हूँ। नहीं, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगी, रफ़त ठोस लहजे में बोली, वरना नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। ये तो इल्म है ना कि गुलजार सलाबत खां की औलाद है। ये तुम्हारा सलाबत चाचा है ना, ये कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेगा। इसीलिए खुदारा मेरी मानो तो वकील साहब और जैन के वालिद हम्माद से ज़रूर एक बार मिल लो। हो सकता है जो मैं नहीं समझा पा रही हूँ वो तुम्हें वाज़ेह अंदाज से समझा सके। जरमा इस वक्त मुतज़ाद कैफियत का शिकार थी। रफ़त के मशवरे पर बजाय इनकार या इख्तिलाफ़ करने के उसने उसकी बात को फ़ौरन मान लिया। उसके चेहरे पर तशवीश और बेबसी की झलक नुमाया थी। ज़िंदगी में ऐसा सख्त और पेचीदा मोड़ आएगा उसने कभी नहीं सोचा था। वकील की तजवीज़ के पस मंज़र में उसने काफ़ी गौर व खोज किया तो उसे महसूस हुआ कि यकीनन वो तूफ़ान में घिरी हुई एक ऐसी टूटी हुई कश्ती है जो तूफ़ानी थपेड़ों से कभी भी डूब सकती है। अपने मुस्तकबिल को मजबूत और महफूज करने के लिए उसे किसी ऐसे मर्द का सहारा मिल जाए जो गुलजार को ऐसी शिकस्त से दो चार करे कि गुलजार अपनी शैतानियत समेत नेस्त व नाबूद हो जाए। इस सारे मंसूबे को अमल जामा पहनाने के लिए उसका शादी करना बहुत ज़रूरी था। उस रात काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद वो हम्माद से मिलने का फ़ैसला कर चुकी थी। गुलजार के घर से बाहर जाते ही अपने तमाम तलाई ज़ेवरात, सेविंग सर्टिफिकेट्स, नकद रकम और तमाम अहम कागजात जिसमें जायदाद का इंदिराज था, उसके अलावा साहब खां का वसीयतनामा एक अटैची केस में बंद किया और आँखों की ज़ुबानी रफ़त को सब कुछ समझा दिया। रफ़त ने भी तैयार होने में ताख़ीर से काम नहीं लिया। दोनों ने घर की गाड़ी के बजाय टैक्सी को तरजीह दी। सबसे पहले दोनों बैंक पहुंची। लॉकर में कुछ सामान रखवा कर वसीयतनामा और अहम दस्तावेज़ात अपने पास रखकर वकील के दफ्तर पहुंची। बैंक से दफ्तर तक वॉकिंग डिस्टेंस था, इसीलिए किसी भी किस्म की सवारी नहीं ली। दोनों निहायत मोहतात से दाएँ बाएँ देखती हुई कदम बढ़ा रही थी। रफ़त को वकील साहब ने फ़ौरन पहचान लिया। इसे हम्माद का हवाला देने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वकील साहब मुख्तलिफ ज़ावियों कानूनी पेश व ख़म समझाते हुए काफ़ी देर तक इस केस पर गुफ्तगू करते रहे। तमाम कागजात और वसीयतनामे की एक एक कॉपी उसने उनके हवाले की, उनकी फ़ीस अदा की और सीधी हम्माद के घर पहुंची। हम्माद शायद अभी अभी दफ्तर से आया था। चेहरे पर थकन और कसलमंदी के आसार थे, लेकिन दोनों ख़वातीन को देखकर उसने खुले दिल से खुशामदीद किया। जरमा ने माजूरत ख़वाना अंदाज में कहा, हम लोग शायद गलत वक्त पर आ गए, आप थके हुए और निढाल से लग रहे हैं। हम्माद ने खुलूस भरे लहजे में कहा, नहीं मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं। आपके घरेलू और ज़ाती मामलात पर मुझे कुछ कहने सुनने का हक़ तो नहीं, लेकिन आपकी भाभी ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर मुझे भी दुख हुआ है और परेशानी भी। जवाबन जरमा भी उस मौजू पर बोलने लगी। रफ़त दानिस्ता वहाँ से हट गई। तकरीबन 1.5
घंटे दोनों की खुफिया मुशावरत और मुज़ाकरत जारी रहे। ज़रमा जब वहाँ से उठी तो काफ़ी हद तक उसकी बुझी बुझी सी कैफियत ख़त्म हो चुकी थी। उसका चेहरा पुरएतमाद, पुरसुकून और पुरमुतमईन था। उसे खुश व मसरूर देखकर रफ़त को भी कदर इत्मीनान हुआ। ज़रमा ने घर पहुंचकर रफ़त को मुतला किया कि वो और हम्माद बहुत जल्द एक डोर में बन जाएंगे। इंतहाई सादगी के साथ निकाह की तकरीब हम्माद के घर में अंजाम पाई। रफ़त ने उसे दुल्हन बनाया तो वो रफ़त से लिपट कर रो पड़ी और सिसकियों के दरमियान बोली, भाभी, मेरे बाबा और मम्मा को मेरी शादी का बहुत अरमान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि जब उनकी लाडली उरूसी जोड़ा पहनेगी तब उसके सर पर हाथ रखने वाला कोई न होगा। रफ़त भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसकी आंखों से भी आंसू की झड़ी लग गई। जब दोनों की हम्माद के घर से वापसी हुई तो ज़रमा हम्माद बन चुकी थी। इसे यूँ महसूस हो रहा था कि हालात के इस भंवर में अल्लाह की जानिब से हम्माद एक गैबी सहारा है। गुलजार ने कैलेंडर पर एक सरसरी सी नज़र डाली और गैलरी में खड़ी ज़रमा को मुखातिब करते हुए बोला, नया महीना शुरू हुए मुकम्मल 1 हफ़्ता हो चुका है, तुम अभी तक पेंशन लेने नहीं गई। आज रफ़त के साथ टैक्सी में चली जाओ, गाड़ी मैं ले जाऊंगा। ज़रमा ने पूरी दिलेरी और बेबाकी से हतमी लहजे में कहा, न मुझे टैक्सी लेनी है न कार। इत्तलान अर्ज़ कर रही हूँ कि अब मैं बाबा की पेंशन की हकदार नहीं रही। कल तक मैं कुंवारी थी लेकिन अब शादीशुदा और सुहागन हूँ। ये सनसनीखेज़ इंकशाफ गुलजार पर बिजली बन कर गिरा। वो दहाड़ा, ये क्या तुम कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है? उसने दो टोक लहजे में कहा, बफज़ल खुदा मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। बालिग और साहिब आकिल हूँ। मामला फ़हम व इदराक से भी अल्लाह ताला ने नवाजा है। अपना शरई और कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए मैंने हम्माद अशरफ से निकाह कर लिया है। बतौर सबूत निकाहनामा पेश कर सकती हूँ, या अगर आप कहें तो अदालत में मेरी एक कॉल पर अभी और इसी वक्त उसकी पेशी भी हो सकती है। गुलजार पागल हाथी की तरह चिंघाड़ रहा था। उसी दौरान सलाबत खां घर में दाखिल हुआ। पहल तो चीखो पुकार शोर हंगामे की नौयत क्या है उसे पल्ले ही नहीं पड़ा, लेकिन सारा माजला समझ में आया तो वो गुलजार पर हाथ छोड़ बैठा। मुंह से कफ उड़ाते हुए निहायत तैश के आलम में बोला, बदबख्त कमीने, तू होता कौन है इस पर अपनी मर्जी लादने वाला? वो अपने अच्छे बुरे की खुद जिम्मेदार है। बहुत अच्छा किया तूने कानो कान खबर नहीं होने दी, वरना तू तो रोड़े अटकाए बिगड़ न रहता। ज़रमा के करीब जाकर अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पर रखा और एक सर्द आह खींची और गुलगीर आवाज़ में बोला, ज़रमा मेरी बच्ची, सारी ज़िंदगी तेरे बाप को मैंने दुख पहुँचाए, हमेशा ऐसे रुलाया। आज मेरी औलाद भी मेरे ही नक्शे कदम पर चल रही है। गुलजार ने तेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, लेकिन मेरी बच्ची अब तुम मज़ीद जुल्म सितम नहीं बर्दाश्त करेगी। अब तेरा चाचा तेरे साथ है, तू इस जहाँ में अकेली नहीं। फिर जहर में भुजे हुए लहजे में गुलजार से बोला, आज मैं हक बात कह रहा हूँ। जो कुछ है सारा ज़रमा का है, किसी चीज़ पर तेरा कोई हक नहीं। बस अब तू चलता फिरता नज़र आ यहाँ से। मेरे घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नज़रों से। भाई और भाभी ने अपना लख्ती जिगर बनाकर तुझे पाला, लेकिन तू तो जहरीला सांप निकला जिसका कांटा पानी भी न मांगे। गुलजार ने अपना सारा गुस्सा बीवी पर उतारा। खार चबाते हुए बोला, तू कहाँ मरी हुई थी जब ये निकाह कर रही थी? मैंने तो तुझे इस घर का निगरां मुकर्रर किया था। रफ़त रो रो कर हलकान हो रही थी और हिचकियों और सिसकियों के दरमियान कह रही थी, मुझे क्या मालूम तुम्हारी बहन कहाँ जाती है, कहाँ क्या करती है। अब हम पीछे पीछे फिरने से तो रहे, हम ठहरे गरीब, अनपढ़, सीधे साधे। तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी है, इसलिए उसे सारे दावपेच पता हैं। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काफ़ी देर तक गोलाबारी होती रही। ज़रमा अपने कमरे में बैठकर रफ़त की बातों से महजूज होती रही। सलाबत खां भी बेटे को झक बक करके घर जा चुका था। दूसरा दिन मरहूम खान साहब के घर के लिए इंतहाई कुर्बनाक, हैबतनाक और सियाह तरीन दिन था। गुलजार और रफ़त दोनों अपने बेडरूम में मुर्दा पाए गए थे। कातिल ने इंतहाई बेदर्दी के साथ ठीक दिल के मुकाम पर खंजर से कारीवार किया था। घर में और घर के बाहर पुलिस ही पुलिस थी। तफ्तीशी ऑफिसर जाए वक़वा का निहायत बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा था, लेकिन अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं आया था। पुलिस ने हर चीज़ अपनी तहवील में ले रखी थी। मुलाजमीन और घर के अफराद पर आज़ादाना नक़्लो हरकत की पाबंदी लग चुकी थी। शुकूक व शुबहात के शिकंजे में ज़रमा मुकम्मल तौर पर फंस चुकी थी। हम्माद ने फ़ौरन वकील से रब्ता करके
कब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत करवा ली थी, वरना शायद अब तक सलाखों के पीछे होती। इस पर सख्ते की सी कैफियत तारी थी। वो हवास बाख्ता खाली खाली आंखों से एक एक को तक रही थी। उसकी शौक़ की कैफियत उस वक्त टूटी जब सलाबत खां और शुभरातन ने आकर उसे झुंझोड़ कर रख दिया। शुभरातन ने उसके पुश्त पर 2 हथड़ लगाए और बैन करते हुए बोली, अरे कल होने वाला झगड़ा मेरे बच्चे की जान लेकर गया। मुझे मालूम न था ज़रमा, क्या तू अपने चचा ज़ाद भाई को माफ़ नहीं कर सकती थी? इतना सख्त इंतकाम लिया कि मेरा कलेजा ही खुरच डाला। आह मैं क्या करूं, मेरी ममता बिलक रही है। मेरा जवान कड़ियल बेटा, तू निगल गई उसे। ज़रमा फटी फटी वहशत भरी नज़रों से चचा चची को देखने लगी। बेख्तियार होकर चचा से लिपट गई और रोते हुए बोली, चचा कसम ले लो बाबा की और मम्मा की, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम। कल की लड़ाई में मैं तो कुछ ओल फोल बक गई, लेकिन बखुदा मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है। सलाबत खान ने एक झटके से अपने आप को छुड़ाया और दिल के फपोले फोड़ते हुए बोला, अरे मैं तो उस मनहूस घड़ी को कोस रहा हूँ जब अपने जिस्म का टुकड़ा भावच की गोद में डाला था। काश रूखा सूखा खिलाकर अपने कलेजे से लगाकर रखता तो ये दिन देखना नसीब न होता। रफ़त के मैके वालों की गिरिया विजारी से भी आसमान थर्रा रहा था। एक नहीं बल्कि 2 कत्ल हुए थे। सारे मोहल्ले पर वहशत और खौफ तारी था। एक दिन पहले होने वाले फसाद पर लोग चहमे गुइयाँ कर रहे थे। ज़रमा अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन दिलो दिमाग और ज़बान साथ नहीं दे पा रहे थे। पुलिस ऑफिसर से इजाज़त लेकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सुकून आवर दवाएं देकर हम्माद ने उसे इसकी ख्वाबगाह में लिटा दिया। ज़रमा की तरफ से वो बहुत फ़िक्रमंद था, क्योंकि उसकी जहनी हालत बिल्कुल ही सही नहीं थी। वो बहुत सख्त सदमे की कैफियत में थी। पूछगछ का अमल पुलिस मुकम्मल कर चुकी थी, लाशें भी उठाई जा चुकी थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने हम्माद से ज़रमा के वालिद का वसीयतनामा और जायदाद के कागज़ मांगे तो हम्माद ने वकील साहब को इशारा किया। वकील साहब ने तमाम कागजात और वसीयतनामा ऑफिसर के हवाले कर दिए। उसने भरपूर नज़र डालते हुए हर चीज़ देखी और फिर भारी भरकम दबंग आवाज़ में बोला, तमाम इस्टेट की वाहिद वारिस पहले तो ज़रमा खां थी, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर ज़रमा खां ने अपनी तमाम जायदाद और तमाम मिल्कियत अपने शौहर हम्माद अशरफ के नाम मुंतकिल कर दी है। यह सुनते ही सब सन्नाटे में रह गए, लेकिन सलाबत खां अपनी नशीस से उछलकर खड़ा हो गया और चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस जायदाद को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। इस वक्त इस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। हिज़ियानी अंदाज में चीखने चिल्लाने लगा और कहकहा लगाने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? एक तवील अरसे तक मेहनत की है मैंने, तरह तरह के हथकंडे मैंने इस्तेमाल किए, और जब सब कुछ बटोरने का टाइम आया तो हम्माद टपक पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता। ज़रमा जेल की हवा खाएगी और मैं और मेरी औलाद अब इस पैसे पर ऐश करेंगे। हा 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 हा। इसने एक वहशतनाक हंसी हंसते हुए कहा। शुभरातन फ़ौरन घबराकर खड़ी हो गई और अपना हाथ उसके मुंह पर रखने की कोशिश की, लेकिन ऑफिसर के इशारे पर एक सिपाही ने उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। सलाबत खां मुसलसल एक ही जुमला दोहरा रहा था, मैं और मेरी औलाद ऐश करेंगी। तफ्तीशी ऑफिसर अपनी नशीस से उठा और सलाबत खां के रूबरू आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सलाबत खां, गुलजार भी तो तेरा बेटा था ना, और उसकी बीवी तेरी बहू थी, फिर इन्हें क्यों मार डाला? इन्हें क्यों खून में नहला दिया? इस पैसे पर इन्हें क्यों न ऐश करने दिया? सलाबत खां की दीवानगी अपने उरूज पर थी। ऑफिसर ने ताज्जुब से सर हिलाया और फिर अपना सवाल दोहराया। शौहर की हालत देखकर शुभरातन बुरी तरह सटपटा गई। घबराई हुई नज़रों से सलाबत खां को देखती हुई, कभी पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले ऑफिसर ने सलाबत खां के गाल पर एक भरपूर तमाचा रसीद किया तो शुभरातन चीखती चिंघाड़ती हुई खड़ी हो गई। साहब जी, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। कभी आपने देखा है, कहीं सुना है, अपनी पेट की औलाद को कोई मारता है? 9 महीने अपने पेट में रखा, अपना खून पिलाया। हमारा बेटा, हमारी बहू, दोनों को ज़रमा ने एक मामूली से झगड़े की वजह से मौत की नींद सुला दिया, और आप उसे गिरफ्तार करने के बजाय मेरे शौहर को ज़दो-कूब कर रहे हैं। उसकी चीखो पुकार सुनकर लेडी इंस्पेक्टर ने अपना भारी भरकम हाथ शुभरातन के गाल पर जड़ दिया और उसकी एक थप्पड़ ने ही शुभरातन को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। ज़ारो कतार रोते हुए उसने बरसों से दबे राज से पर्दा उठाया और उसने कहा, गुलजार हमारा बेटा नहीं था। जब मैंने सलाबत खां को अपना बच्चा देने से इनकार किया तो उसने जुड़वा बच्चों की अफवाह फैला दी और फिर ऐन वक्त पर एक लावारिस बच्चा लाकर जुलेखा की गोद में डाल दिया। हम दोनों का मंसूबा यही था कि
मौका महल देखकर गुलजार को रास्ते से हटाकर जरमा पर सारा मलबा डाल देंगे और जैसे ही जरमा हवालात की मेहमान बनेगी हम सारी दौलत पर कब्ज़ा करके चैन की बांसुरी बजाएंगे। इसीलिए रात के आखिरी पहर हम दोनों मियाँ बीवी ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया। हमें ये नहीं मालूम था कि ये चालाक लड़की सारी दौलत अपने शौहर के नाम कर चुकी है। पुलिस ऑफिसर ने इस्तेहज़ाइया हंसी हंसते हुए कहा, ओए बीबी, ये तो एक चाल थी ताकि तुम जैसे ढिठ सा चुगल दे, वरना आज भी सब कुछ जरमा के नाम ही पर है। शुभरातन ने एक दिल खराश चीख मारी और चकरा के फर्श पर गिर पड़ी। सलाबत खां दीवानगी के आलम में खाली खाली नज़रों को घुमाते हुए बीवी को देखे जा रहा था। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, बस यही है। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी कमाने और हलाल रोज़ी खाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की इसमें मदद करे, आमीन। और बस अब ख़त्म होती है ये कहानी यहाँ पर, तो हम अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। तो आप लोग खूब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए और बेल के बटन को भी प्रेस करिए। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।